एक सुलेमान था जिसका व्यवसाय बहुत फल फूल रहा था। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। सुलेमान सेठ के बारे में अमरपुर गांव में यह किस्सा मशहूर था कि वह मुर्दों से भी अपना बकाया वसूल लेता है। मणिपुर में सुलेमान सेठ की धूर्तता और बर्बरता के किस्से कहे जाते थे। यदि किसी ने सुलेमान सेठ से कर्जा लिया तो उसका उसके चंगुल से निकल पाना नामुमकिन ही था। आमतौर पर अमरपुर के लोग 12 कस्में खाते रहते थे कि चाहे जैसे भी मुसीबत आ जाए वे सुलेमान सेठ से कर्जा नहीं लेंगे। मगर लोगों को आखिरकार ऐसी ज़रूरतें घेर लेती थी कि सुलेमान सेठ से कर्जा लिए बगैर उनका काम ही नहीं चलता। और ऐसी घड़ी में लोग क्या न करते। इस तरह सुलेमान सेठ की चांदी कट रही थी। एक बार अमरपुर गांव में काबुल का एक व्यापारी फारूक सेठ आकर ठहरा। वह सूखे मेवे की तिजारत करता था। किसी जलसे में उसकी मुलाकात सज्जन सिंह से हो गई। परिचय हुआ तो मुलाकातें भी होने लगी और फारूक शेख ने सज्जन सिंह को अपने व्यापार की खूबियां बतानी शुरू कर दी। काजू, अखरोट, अंजीर, किशमिश, चिलगोजा, पिस्ता, बादाम, चिरौंजी जैसे सूखे मेवों के व्यापार से होने वाले फायदे का विवरण उसने कुछ इस प्रकार दिया कि सज्जन सिंह समझने लगा कि उसका कारोबार उतना फायदा कभी नहीं दे सकता जितना फायदा सूखे मेवे के व्यापार से हो सकता है। मन में यह बात आने पर उसका ध्यान अपने व्यापार में उस तरह नहीं लगता था जिस तरह कभी लगा करता था। फारूक शेख के साथ बैठकर ऊंचे ख्वाब देखते रहने के कारण उसे अपना काम छोटा और ओरछा दिखने लगा था। जिस काम को पहले वह पूर्ण मनोयोग के साथ किया करता था, अब उसी काम को करने में उसे संकोच होने लगा। साल बीतते बीतते उसे अपने व्यापार में घाटा लगा। हालत यह हो गई कि उसे अपना व्यापार चलाने की बजाय अपना कारोबार समेट लेने की नौबत आ गई। उसकी इस अवस्था की जानकारी उसके दोस्तों यहाँ तक कि फारूक शेख को भी नहीं थी, जिसके साथ उसका रोज का उठना बैठना हो गया था। कभी किसी से कुछ नहीं मांगने की आदत के कारण सज्जन सिंह अपनी इस स्थिति के बारे में भी किसी से कुछ बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन फारूक शेख ने उसे खोया खोया सा देखकर यूं ही पूछ लिया, क्या बात है सज्जन सिंह, इधर तुम बहुत उदास दिखते हो। अगर व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव झेल रहे हो तो बताओ, कुछ पैसे चाहिए तो बेहिचक बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर दोस्त होते ही क्यों है। वक्त ज़रूरत एक दूसरे के काम आना ही तो दोस्ती का उसूल है। मगर उस दिन भी सज्जन सिंह अपने मित्र फारूक शेख से अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बता पाया और इसके बाद काबुल से अचानक बुलावा आ जाने के कारण वह 3 महीने के लिए काबुल चला गया। उसने जाते ही सज्जन सिंह से भेंट की और कहा, दोस्त, तुम न भी कहो तो हम समझते हैं कि तुम्हें अभी मदद की ज़रूरत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होगी तो कहूँगा। भला तुम जैसे दोस्त से कोई बात छुपाई जा सकती है। सज्जन सिंह ने बहुत चालाकी से फारूक शेख से अपनी सच्चाई छुपा ली। उस दिन वह चैन की नींद सोया और दूसरे दिन ही वह सुलेमान सेठ के पास पहुंच गया। सुलेमान सेठ अजीब किस्म का साहूकार था। उसने अपने मकान के आगे एक तख्ती लगा रखी थी, एक घुंडी बनाओ। सज्जन सिंह ने सुलेमान सेठ की धूर्तता की अजीबोगरीब कहानियां सुन रखी थी, लेकिन आज मजबूरी में वह उसके दरवाजे पर खड़ा था। सुलेमान सेठ ने सज्जन सिंह को आदरपूर्वक बैठाया, उससे उसका कुशलक्षेम पूछा, फिर पूरे विश्वास के साथ कहा, देखो भाई सज्जन सिंह, मेरे पास आने का तो एक ही मकसद होता है, कर्ज लेना। वैसे तो यह अखबार का दरबार नहीं है कि बादशाह के दर्शन के लिए कोई आ जाए। सुलेमान सेठ का दफ्तर है जहाँ लोग आते हैं, बूंदी बनाते हैं और पैसे ले जाते हैं। जिस दिलेरी से मैं पैसे देता हूँ उसी दिलेरी से पैसे वसूलना भी जानता हूँ, इसलिए मेरा पैसा कहीं डूबता नहीं। बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए। सुलेमान सेठ की आक्रामक लहजे में कही गई इस सीधी बात से सज्जन सिंह हिल गया। उसे स्मरण हो आया कि एक दोस्त की बारात में उसकी भेंट
सुलेमान सेठ से हुई थी और उसने उसे कहा था कि इस गांव में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको ज़रूरत के समय सुलेमान की याद न आई हो। आज खुद को भी सुलेमान सेठ के पास बैठा हुआ महसूस कर सज्जन सिंह एक अनकही शर्मिंदगी झेल रहा था, मगर इसके बावजूद अपने महाजनों के तगादे से बचने के लिए उसके पास कोई और उपाय भी नहीं था। उसने अपने संकोच से उबरते हुए कहा, सुलेमान सेठ, मुझे 2 महीनों के लिए 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। 2 माह के बाद तुम्हारे पैसे मसूद तुम्हें वापस कर दूंगा। अरे भाई, जब मूल लौटा आओगे तो सूद भी लौट आओगे। पक्का 2 माह के बाद पैसे वापस कर दोगे? सोच समझ कर बोलो, सुलेमान ने कहा। पक्का ही समझो। सज्जन सिंह ने बात बनती देख उत्साह में कहा, समझो जैसी बात हमारे यहाँ नहीं चलती है। सज्जन सिंह, 2 माह का मतलब 2 माह, न 1 घंटा कम न 1 घंटा ज़्यादा। और पक्का का मतलब पक्का। बोलो है मंजूर तो बात आगे बढ़ा। सुलेमान सेठ ने ठसक से भरी आवाज में सज्जन सिंह से कहा, हाँ मंजूर है। 2 माह का मतलब 2 माह। 2 माह में मैं तुम्हारे पैसे जरूर वापस कर दूंगा। सज्जन सिंह की आवाज में विवशता थी। नहीं तो मैं तुम्हारे शरीर से एक शेर गोश्त निकाल लूंगा। सुलेमान सेठ ने अपनी उसी ठसक भरी आवाज में कहा। अब जो करो कहते हुए सज्जन सिंह ने हथियार डाल दिए। सुलेमान सेठ ने एक कागज पर सज्जन सिंह से हलफनामा लिखवा लिया। मैं सुलेमान सेठ से 3 लाख रुपए कर्ज ले रहा हूँ। यदि इसका भुगतान 2 माह में नहीं कर पाए तो सुलेमान सेठ का हक होगा कि वह मेरे शरीर के किसी भी भाग से एक शेर मार्च निकाले। हलफनामा लेकर सुलेमान सेठ ने 3 लाख रुपए सज्जन सिंह को थमा दिए। लो, पूरे 3 लाख गिन लो, और हाँ, एक शेर मांस वाली बात याद रखना। अब जाओ और अपना काम करो, सुलेमान सेठ ने कहा। सज्जन सिंह के पास और कोई चारा नहीं था। 3 लाख रुपए लेकर वह सुलेमान सेठ के पास से उठ गया और वहीं से अपने साहूकारों के पास देनदारी निपटाने के लिए चला गया। लेनदारियां निपटा लेने के बाद उसने कोई सामान किसी भी साहूकार से नहीं लिया। इसका एकमात्र कारण था कि उसका मन अब धंधे से पूरी तरह से उचट गया था। वह निश्चय कर चुका था कि फारूक शेख के आने पर उससे पैसे लेकर वह सुलेमान सेठ का कर्जा उतार देगा और उसी के साथ मिलकर ही कोई नया व्यवसाय शुरू कर लेगा। दिन बीतते रहे। जिस दिन 2 माह का समय पूरा हुआ उस दिन ही फारूक शेख अमरपुर गांव पहुंचा और सीधे सज्जन सिंह के घर गया। सज्जन सिंह बेसब्री से उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने फारूक शेख से अपनी पूरी व्यथा कथा कह सुनाई और सबसे पहले सुलेमान सेठ का कर्जा उतारने की ज़रूरत बताई। फारूक शेख ने भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बिना विलंब किए 3 लाख रुपए के साथ कुछ अतिरिक्त रकम अपने पास रखकर सज्जन सिंह के साथ सुलेमान सेठ के घर गया। सुलेमान सेठ ने उन्हें आया देखकर भी उन पर ध्यान नहीं दिया। सज्जन सिंह ने कहा, भाई सुलेमान सेठ, मैं तुम्हारा ऋण अदा करने आया हूँ। सुलेमान सेठ ने मुँह बिचकाते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी। तुम्हें सूद समेत सारे कर्ज की वापसी कल तक कर देनी थी। अब तो 2 महीने का समय बीत चुका। अब तो मैं तुम्हारे शरीर से एक शेर गोश्त का टुकड़ा निकालूंगा। यही ऋण अदायगी का तरीका शेष है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सुलेमान सेठ की बातें सुनकर हताश होता हुआ सज्जन सिंह उससे आरजू मिन्नत करने लगा, मगर सुलेमान सेठ अपनी उसी ठसक भरी आवाज में उससे कहता रहा, तुम अपना भी समय खराब कर रहे हो और मेरा भी। अभी कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। हलफनामे में सारी बातें स्पष्ट है। या तो तुम मुझे अपने शरीर से एक से मार्च निकालने दो या मुझे न्यायालय में जाकर फरियाद करने दो। फारूक शेख ने भी सुलेमान सेठ को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर सुलेमान सेठ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। अंततः मामला न्यायालय में पहुंचा। इस अजीबोगरीब हलफनामे को देखकर न्यायाधीश भी चकरा गया और उसने यह कहते हुए मामला बादशाह अकबर के दरबार में भेज दिया, मौजूदा किसी भी कानून के तहत इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। मामला पेचीदा है और इससे किसी की जिंदगी प्रभावित हो सकती है, इसलिए बादशाह सलामत
खुद इस मामले की सुनवाई करे। अकबर ने जब मामले से संबंधित कागजात देखे तब उनकी अकल भी कोई राह नहीं खोज पाई और अंततः इस मामले पर विचार करने का जिम्मा बीरबल को सौंप दिया। बादशाह के हुक्म से सुलेमान सेठ और सज्जन सिंह की पेशी बीरबल के पास हुई। बीरबल ने सुलेमान सेठ से पूरी बातें सुनी और सज्जन सिंह ने इस बात की तस्दीक कर दी। सुलेमान सेठ जो कुछ भी कह रहा है वह सच। फिर बीरबल ने सज्जन सिंह से पूछा, क्या तुम अभी सुलेमान सेठ के 3 लाख रुपए मसूद वापस कर सकते हो? जी हाँ, सज्जन सिंह ने संक्षिप्त उत्तर दिया। बीरबल ने सुलेमान सेठ से कहा, तुम अपने रुपए सुद समेत लेकर अब सज्जन सिंह को जाने दो। मगर सुलेमान सेठ ने प्रति प्रश्न किया, यह कैसा इंसाफ है? हलफनामे में इस बात का साफ जिक्र है कि 2 माह में 3 लाख रुपए की मसूद वापसी नहीं होने पर सज्जन सिंह के शरीर से एक शेर मांस निकालने का हक मुझे होगा। मुझे मेरा हक चाहिए। बीरबल को आमतौर पर गुस्सा नहीं आता था, मगर सुलेमान सेठ की दुष्टता पर उसे गुस्सा आ गया। मगर अपने गुस्से को काबू में रखते हुए उसने गंभीर स्वर में सुलेमान सेठ से कहा, तुम अपना हक अवश्य पाओगे। तुम्हें हक है कि सज्जन सिंह के शरीर से एक शेर मांस निकाल लो, मगर ध्यान रहे ऐसा करते समय सज्जन सिंह के शरीर से खून की एक बूंद भी बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका जिक्र हलफनामे में नहीं है। यदि मांस निकालते समय एक बूंद भी खून निकला तुम सज्जन सिंह की हत्या के प्रयास का दोषी माने जाओगे, क्योंकि मौजूदा विधान यही है। अब सुलेमान के होश फख्ता हो गए। उसने गिड़गिड़ाकर बीरबल से 3 लाख रुपए मसूद वापस करने का अनुरोध किया, मगर बीरबल गुस्से में था। उसने कहा, तुम्हें यह अवसर प्रारंभ में प्रदान किया गया था, मगर तुम अपनी बेटू की मांग पर अड़े रहे। तुम्हें वह अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, बल्कि अब तुम्हारे ऊपर मनमाने ढंग से लोगों का भयादोहन करने के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। राज्य की ओर से चलने वाले इस मुकदमे का फैसला होने तक तुम्हें कारागार में रखा जाएगा, ताकि तुम किसी और को अपनी बर्बरता का शिकार न बना सको। बीरबल ने अपने इस निर्णय के तुरंत बाद सिपाहियों को निर्देश दिया कि वे सुलेमान सेठ को गिरफ्तार कर ले। अकबर के दरबार में ही सुलेमान सेठ की गिरफ्तारी हो गई। कुछ दिनों की सुनवाई के बाद उस पर आरोप साबित हो गया और उसे कारावास की सजा हो गई। फारूक शेख ने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया और सज्जन सिंह को अपने व्यवसाय में हिस्सेदार बनाकर उसकी बिगड़ी दशा सुधारने में मदद की। आज भी लोग सज्जन सिंह और फारूक शेख की मित्रता की कहानी सुनाते हैं, जबकि अमरपुर गांव का वजूद अब नहीं रहा। अमरपुर गांव अब दिल्ली की सरहदों में शामिल है। अकबर एक कुशल सम्राट तो थे ही, वे अपने सगे संबंधियों और परिचितों का ख्याल रखने वाले बेहतर इंसान भी थे। उनके दरबार में भी उनके अनेक संबंधियों परिचितों को स्थान मिला हुआ। उन्हीं में उनका एक परिचित था, अजमल खान। अकबर उसे दूध भाई कहा करते थे। अजमल खान की माता शाही महल में आया का काम करती थी। अजमल खान की माता ने ही अकबर को शैशवावस्था में पाला था। अकबर उसके पुत्र अजमल खान को सगे भाई से बढ़कर मानते थे और भरे दरबार में भी उसे दूध भाई कहकर बुलाते थे। बीरबल अकबर का बहुत निकट सहयोगी था, इसलिए वह उसके सामने पड़ने से कतराता था, लेकिन बीरबल की पीठ पीछे निंदा किया करता था। वह कभी अजमल खान के विरुद्ध नहीं गया। कई बार अकबर से कुछ दरबारियों ने अजमल खान के व्यवहार की शिकायत की, मगर अकबर ने उन दरबारियों को समझा बुझाकर भेज दिया। अकबर एक कुशल सम्राट तो थे ही, वे अपने सगे संबंधियों और परिचितों का ख्याल रखने वाले बेहतर इंसान भी थे। उनके दरबार में भी उनके अनेक संबंधियों परिचितों को स्थान मिला हुआ। उन्हीं में उनका एक परिचित था, अजमल खान। अकबर उसे दूध भाई कहा करते थे। अजमल खान की माता शाही महल में आया का काम करती थी। अजमल खान की माता ने ही अकबर को शैशवावस्था में पाला था। अकबर उसके पुत्र अजमल खान को सगे भाई से बढ़कर मानते थे और भरे दरबार में भी उसे दूध भाई कहकर बुलाते थे। अकबर के इस प्रेम के कारण अजमल खान बहुत गुरूर में रहता था और अक्सर दरबारियों के सामने शेखी बघारता था। इस कारण कोई भी दरबारी उसे पसंद नहीं करता था। बीरबल अकबर का बहुत निकट सहयोगी था, इसलिए वह उसके सामने पड़ने से कतराता था, लेकिन बीरबल की पीठ पीछे निंदा किया करता था। बीरबल को उसकी हरकतों का ज्ञान तो था, लेकिन यह सोचकर कि बादशाह के रसूख के लिए ऐसे लोगों की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, वह कभी अजमल खान के विरुद्ध नहीं गया। कई बार अकबर से कुछ दरबारियों ने अजमल खान के व्यवहार की शिकायत की, मगर अकबर ने उन दरबारियों को समझा बुझाकर भेज दिया। मगर अजमल खान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह अजमल खान अकबर के दरबार का एक ऐसा दरबारी बन गया
जिसे कोई भी दरबारी अच्छी निगाह से नहीं देखता। अजमल खान के प्रति आम दरबारियों के विचार से अकबर परिचित थे। उन्होंने कई बार अजमल खान को सांकेतिक ढंग से समझाने और उसकी गलतियों का एहसास करने का प्रयास किया था, मगर वह इतनी मोटी बुद्धि का था कि उसे बादशाह की बातें समझ में नहीं आती थी और उसका दरबारियों के बीच इतराना जारी रहता था। बीरबल को इस बात का पता था कि अकबर स्वयं कई बार अजमल खान को समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी वह अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आता है। इसलिए बीरबल ने उसका नाम बेल रख दिया था। एक दिन किसी बात पर अजमल खान की बीरबल से कहासुनी हो गई। उसने बीरबल पर रोब गाड़ते हुए कह दिया, तुम आज दरबारी बने हो और मेरी शाही खानदान में परवरिश हुई है। मुझसे बेहतर तुम बादशाह के बारे में न तो जान सकते हो और न तुम्हें जानने की ज़रूरत है। अच्छा यही है कि तुम अपनी औकात में रहो और मेरे सामने कुछ भी बोलने से पहले अवश्य सोच लो कि मैं कौन हूँ। अजमल खान की बातें सुनकर बीरबल को बड़ी खींच हुई और उसने पलटकर कहा, जी हाँ जनाब, मैं जब कभी भी आपसे बातें करता हूँ तब मेरे जहन में यह रहता है कि आप बेल है। बीरबल की बातें सुनकर अजमल खान क्रोध से उबल पड़ा और बीरबल को धमकियां देते हुए वहां से चला गया। ठहरो, मैं आज ही दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। अकबर का दरबार लगा हुआ था। आम दिनों की तरह कामकाज चल रहा था। बीरबल अपने तख्त पर बैठा हुआ था। समस्या को सुलझाने के लिए अकबर ने अजमल खान से कुछ पूछा, लेकिन अजमल खान ने उस प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर कहा, जहांपना मैं तो बेल हूँ। अकबर को यह समझते देर नहीं लगी कि अजमल खान किसी बात को लेकर बीरबल से नाराज है, लेकिन उस समय दरबार में इस संबंध में उन्होंने अजमल खान या बीरबल से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। वे अजमल खान की कद्र करते थे और प्यार से उसे दूध भाई कहा करते थे। उन्होंने भाप लिया था कि जिस वक्त अजमल खान ने खुद को बेल कहा, उस वक्त दरबार में बैठे अधिकांश दरबारी मुंह दबाकर हंसने लगे थे। वे नहीं चाहते थे कि दरबारियों के सामने अब इस प्रसंग में कोई भी बात हो, क्योंकि उन्हें इस बात का भान था कि अजमल खान से आम दरबारियों के संबंध अच्छे नहीं थे। उन्हें आशंका थी कि कहीं अजमल खान के मुंह से फिर कोई तर्कहीन बात निकली तो आम दरबारियों को ठहका लगाने का अवसर मिल जाएगा। दरबारी बीरबल से ईर्ष्या तो करते थे, किंतु बीरबल की मेधा शक्ति से प्रभावित थे, इसलिए उनके मन में बीरबल के प्रति सम्मान का भाव था। जबकि अजमल खान भी दरबारी था, उसके दम के कारण ही दरबार का कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता था। जब दरबारियों ने अकबर द्वारा बीरबल और अजमल खान को रोके जाते देखा तो स्वाभाविक रूप से उनके बीच अजमल खान और बीरबल दोनों ही चर्चा का विषय हो गए। एक दरबारी ने कहा, मुझे तो लगता है कि आज किसी बात पर बीरबल ने अजमल खान को फटकार लगाई है। दूसरे ने कहा, लगता क्या है? अरे भाई, बीरबल से जरूर अजमल खान ने दम में आकर बादशाह से अपनी निकटता का एहसास कराया होगा। भला बीरबल जैसा आदमी इस तरह की बात से प्रभावित हो सकता है? पलटकर अजमल खान को बेल कह दिया होगा और बादशाह का करीबी होने के कारण अजमल खान ने बादशाह के सामने कटाक्ष करते हुए यह बात इसलिए उठाई होगी कि बादशाह उससे पूछेंगे ही कि बीरबल ने उसे क्या कहा है और उसे बीरबल के विरुद्ध अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल जाएगा। तीसरे ने कहा, हाँ दोस्त, मुझे लगता है कि तुम्हारा अनुमान सही है। चौथे ने कहा, बिल्कुल। और बादशाह ने जानबूझकर उस समय इस प्रसंगों को महत्व नहीं दिया है। अजमल खान को भी नाराज करना नहीं चाहते, उनकी मजबूरी है, और बीरबल जैसे दीवान का वे अपमान भी होने देना नहीं चाहते। क्योंकि कुछ भी हो, लेकिन यह मानना ही पड़ेगा कि बीरबल अकबर के दरबार की शान है। दरबारी जैसे जैसे दरबार से दूर होते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी बातें खुली स्वर में होने लगी। आम दरबारियों के चले जाने के बाद अकबर ने अजमल खान से पूछा, दूत भाई, आखिर बात क्या है? आप क्यों दरबार में खुद को बेल बता रहे थे? जहांपना, आपके दरबार के सबसे काबिल दरबारी ने मुझे बेल कहा है, इसलिए संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अकबर ने दूध भाई से कहा, आपको कुछ भी बोलते समय इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि मैं आपकी कितनी कद्र करता हूँ। आप शाही महल से जुड़े हैं, इस दरबार में आपका महत्व कुछ खास है। आपको अपनी और दरबार की मर्यादा का ख्याल अवश्य रखना चाहिए।
यदि आप ही दरबार में अमर्यादित ढंग से बोलेंगे तब अन्य दरबारी क्या करेंगे? अकबर ने समझाते हुए अजमल खान से कहा। अकबर की बात सुनकर अजमल खान तेज में आ गया और बोला, जहांपना, आप तो मुझे ही समझाने लगे, मानो मैंने दरबार में कोई असभ्यता का नमूना पेश कर दिया हो। मगर मुझे जिसने बेल कहा उससे आपने यह पूछने की जरूरत तक नहीं महसूस की कि आखिर उस शख्स ने मेरे साथ इस तरह की गुस्ताखी क्यों की। अकबर की भी इच्छा हुई कि वे अजमल खान को कह दे, दूध भाई, तुम सम्मुख अकल से बेल हो, मगर बादशाह होने के कारण उनके कुछ भी बोलने की अपनी एक मर्यादित सीमा थी। इसलिए उन्होंने सब कुछ समझते हुए भी पूछा, आखिर आपको बेल किसने कहा? अजमल खान ने चिढ़े स्वर में कहा, तो अब मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि मुझे जिले इलाही के चहेते दीवान बीरबल ने बेल कहा है। क्यों बीरबल, दूध भाई को तुमने बेल कहा है? अकबर ने बीरबल की तरफ मुखातिब होते हुए पूछा। जी हाँ जहांपना, संक्षिप्त सा उत्तर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, इस प्रश्न का उत्तर सप्रमाण मैं कल दरबार में दूंगा। आज और अभी मुझे क्षमा करे, बीरबल ने अकबर से गुजारिश की। अकबर को भी बीरबल के उत्तर से उत्सुकता हो गई कि आखिर बीरबल ऐसा क्या प्रमाण प्रस्तुत करेगा जिससे अजमल खान बेल सिद्ध हो जाए। उन्होंने तत्क्षण ही बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अजमल खान से कहा, ठीक है दूध भाई, मैं तो नहीं चाहता था कि इस प्रसंग में कोई भी बात दरबार में हो, मगर आप और बीरबल दोनों ही ऐसा चाहते हैं, इसलिए अब इस प्रसंग में कल दरबार में ही बातें होंगी। उस दिन अकबर ने उन दोनों को बिना किसी निर्देश के वापस भेज दिया। दूसरे दिन अकबर का दरबार लगभग भर चुका था। अजमल खान सबसे पहले आकर अपनी जगह पर बैठ चुका था, मगर बीरबल का पता नहीं था। दरबार की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। बीरबल का तब भी आगमन नहीं हुआ था। अजमल खान बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदल रहा था। दोपहर हो चली और तब भी जब बीरबल नहीं आया तो अजमल खान बेसब्र हो गया। जहांपना, आखिर बीरबल दरबार से नदारद क्यों हो गया? भला वह किसी आदमी के बेल होने का क्या प्रमाण देता? वह राजधानी छोड़कर फरार न हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप उसे सिपाही भेजकर गिरफ्तार कर आए और दरबार में बुलवाए। जबकि अकबर यह समझ रहे थे कि बीरबल के दरबार से गायब होने के पीछे कोई खास मकसद है, मगर अजमल खान ने पुनः अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, दरबार को इंतजार के लिए मजबूर करना भी अपने आप में जुर्म है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को तरहीज न दें जिससे दरबार का अनुशासन भंग होता हो। सिपाही भेजकर बीरबल को दरबार में बुलवाए। अभी अजमल खान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बीरबल एक बछड़े को हादसा हुआ दरबार में आया। दरबार में प्रवेश करते ही उसने कहा, माफ कीजिएगा जहांपना, मैं अपने दूध भाई के साथ आज दरबार में आया हूँ। दूध भाई को दरबार में आने लायक बनाने में मुझे वक्त लगा। मेरे दूध भाई समझाने पर भी नहीं समझते हैं, इसलिए मानव नोबल में वक्त कुछ ज़्यादा ही लग गया था। क्या मजाक है बीरबल? अकबर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यह बछड़ा तुम्हारा दूध भाई है? जी हाँ जहांपना, यह बछड़ा उसी गाय का बेटा है जिसका दूध पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ। इस नाते यह मेरा दूध भाई ही हुआ ना, और मैं अपने दूध भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा यह दूध भाई भविष्य का बेल है, इसलिए इसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है, बीरबल ने कहा। बीरबल के कटाक्ष को अकबर ने तो समझा ही, तमाम दरबारी भी समझ गए और ठहाका लगाकर हंस पड़े। अकबर भी हंसे बिना नहीं रह सके। अजमल खान ने इस ठहाके के बीच ही कहा, जहांपना, यह चतुर आदमी दरबार का ध्यान उस मूल प्रश्न से हटाना चाह रहा है। उसे आज बताना होगा कि इसने मुझे बेल क्यों कहा है। अजमल खान का सवाल सुनकर एक बार फिर दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने भी हंसते हुए बीरबल से कहा, हाँ बीरबल बताओ। बीरबल ने कहा, जहांपना, आप अजमल साहब को दूध भाई कहते हैं, मैं इस बछड़े को दूध भाई कहता हूँ। आपने बचपन में अजमल साहब की माताजी का दूध पिया, इसलिए वे आपके दूध भाई है। मैंने बचपन में इस बछड़े की माँ का दूध पिया, इसलिए यह मेरा दूध भाई है। अजमल साहब बड़े हैं और यह बछड़ा उनसे छोटा।
मैं बस इतना जानता हूँ कि बछड़ा जब बड़ा होता है तो वह बैल बनता है, इसलिए मैंने अजमल साहब को बैल कहा। मेरा बछड़ा भी टुनुक मिजाज है और समझाने पर भी नहीं समझता। एक बार फिर दरबार में ठहाका गुंजा। अकबर भी हंसने लगे। अकबर के दरबार में मूलचंद नाम का एक दरबारी था। राजधानी के कारोबारियों पर बाजार शुल्क का निर्धारण करना और फिर उसकी वसूली, यह कार्य था उसका। मूलचंद जब से बाजार शुल्क विभाग का प्रभारी बनाया गया, तब से ही वह दरबारियों की आंखों पर चढ़ गया था। जब भी किसी दरबारियों को मौका मिलता, वह ऐसे सवाल उठा देता जिससे बाजार शुल्क विभाग की बदनामी हो, तथा बादशाह की नज़र में यह बात आई कि मूलचंद अय्याशी में मग्न रहता है, इसलिए अपने विभाग के क्रियाकलापों के प्रति बेहद लापरवाह है और उसकी इस लापरवाही के कारण राजस्व व होली के कार्य में भी ढिलाई बढ़ती जा रही है। दरबार में इस तरह के विवाद उठाए जाने का मकसद अकबर समझते थे। वे इस बात से भी वाकिफ थे कि वित्त के बारे में जो समझ मूलचंद की है, उसका कोई सानी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वह राजकोष के लिए राह ऐसे निकल सकता है जिसे प्रजा सहजता से स्वीकार कर ले। अकबर मूलचंद की इसी विशेषता का कायल था। मूलचंद की दोस्ती राजधानी के एक बड़े साहूकार से थी। वह अय्याश तो था ही, मूलचंद को भी अय्याशी के लिए प्रेरित करता रहता था। अब इन दोनों की दोस्ती की खबर चारों ओर फैलने लगी थी। एक रात मूलचंद अपने साहूकार मित्र के साथ राष्ट्र के लिए एक नाचने वाली के पास चला गया। देर रात तक रास रंग में मग्न रहा। शाम के दौर चलते रहे। रात के तीसरे पहर नशे में मदमस्त होकर वह और साहूकार नाचने वाली के अड्डे से निकले, मगर वे अपने अपने घर पहुंचते उससे पूर्व ही अपराध नियंत्रण शाखा के विशेष छापाकारी अभियान के शिकार हो गए। सड़कों पर अपराध नियंत्रण दस्ते के रंगरूटों ने नशे की हालत में मूलचंद और साहूकार को दबोच लिया और उनकी कोई भी दलील नहीं सुनी। वे दोनों अपराध नियंत्रण विभाग के उस कक्ष में बैठा दिए गए जहां संदिग्ध अपराधियों को पूछताछ के लिए रखा जाता है। साहूकार ने तो मूलचंद को अपना दोस्त इसलिए बनाया था कि नवीन वित्तीय नियमों की जानकारी उसे समय से पहले मिल जाया करेगी। मूलचंद दोस्त होने के नाते राजस्व उगाही में सख्ती नहीं करेगा। इसके साथ ही यदि कभी किसी कारण से वह शासकीय धन का शिकार हुआ तो मूलचंद के कारण उसे सजा का भागी नहीं बनना पड़ेगा। इसलिए वह मूलचंद पर जी खोलकर खर्च किया करता था। मगर आज जब मूलचंद के साथ वह अपराध नियंत्रण शाखा के हत्थे चढ़ा तो पाया कि मूलचंद की गिग ही बंदी हुई है। उसने सोचा कि यदि वह मूलचंद की तरह अकबर के दरबार का दरबारी होता तो अपराध नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को ऐसी खरी खोटी सुनाता कि वे जिंदगी भर याद रखते। उसे बार बार इस बात के लिए मूलचंद पर क्रोध आ रहा था। वह गिरफ्तार करने वालों को यह क्यों नहीं बता रहा है कि वह अकबर के दरबार का सम्मानित अधिकारी है। चाहे तो वह इन अधिकारियों को मजा चखा सकता है। बस थोड़ी सी तरकीब की जरूरत है। लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। शाम को जब पता चलेगा कि शराब के नशे में धुत वह मध्य रात्रि के बाद घूमते हुए पकड़ा गया है, तब वे क्या सोचेंगे। पत्नी और बच्चों तक भी बात पहुंच जाएगी। वह उनके सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। सवेरा होने के बाद जब अपराध नियंत्रण शाखा के आला अधिकारी वहां पहुंचेंगे, तब साहूकार ने उनसे कहा, आप लोग यह जानकर चकित होंगे कि कल रात आपके रंगरूटों ने एक ऐसी गलती की है जो किसी सूरत में माफ करने के लायक नहीं है। आप जानते हैं, मेरे साथ वे लोग मूलचंद जी को पकड़ कर ले आए हैं, जो शहंशाह आलम अकबर के दरबारी है। क्योंकि वे राजस्व विभाग के प्रभारी है, इसलिए उन्हें सेठ साहूकार के घर आना जाना पड़ता है। वे किसी कारणवश मेरे गरीब खाने पर पधारे थे और खाने पीने में देर हो गई थी। जब मैं उन्हें छोड़ने जा रहा था, तब बिना कुछ पूछे आपके रंगरूटों ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। अब आप ही सोचे, यह बात जब बादशाह तक पहुँचेगी तब क्या होगा। साहूकार की इस ठंडी धमकी से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। मूलचंद और साहूकार दोनों छोड़ दिए गए, मगर यह बात दबी नहीं रह सकी कि रंग रंगलियां मनाकर लौट रहे दो बड़े लोग अपराध शाखा के जाल में कल रात फंस गए। इनमें एक शाही दरबार का एक दीवान था। बात पूरी तो अकबर के कानों में भी पहुंची।
अकबर को मूलचंद और साहूकार की मित्रता के बारे में पता तो था। उन्हें यह खबर भी थी कि साहूकार अपनी दोस्ती की आड़ में अपने मित्र मूलचंद को शराब पिलाता है और अय्याशी भी कराता है। मगर अकबर यह सब जानकर भी खामोश थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मूलचंद कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे उसके नाम को बट्टा लगे या शासन का अहित हो। इतनी बड़ी सल्तनत की अर्थव्यवस्था का संचालन कोई हंसी ठट्टा की बात तो थी नहीं कि कोई भी उसे चला ले। इस दृष्टि से मूलचंद का कोई विकल्प ही नहीं था। कल रात की घटना की जानकारी अकबर ने पूरी तफ्तीश के साथ मंगा ली। पूरे ब्यूरो पर नजर डालने के बाद के इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साहूकार झूठ है। वह मूलचंद का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करना चाहता है। कल रात भी मूलचंद ने अपनी दरबारी होने का आरोप अपराध शाखा के अधिकारियों पर नहीं किया था, बल्कि बड़ी चालाकी से यह आरोप गालिब किया था। साहूकार ने अकबर के अभ्यास में कहा था कि अपने शासन के सभी महत्वपूर्ण लोगों पर नजर रखी जाए। वे अपने दरबारियों के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन जब तक बहुत जरूरी न हो किसी की भी निजता को नहीं छोड़ते थे। बीरबल के कानों में जब मूलचंद वाली घटना पड़ी, तब वे सीधे बादशाह अकबर के पास गया। उसने अकबर से कहा, जहांपना, राजधानी में मूलचंद को लेकर बहुत तेजी से अफवाह फैल रही है कि अभी बीरबल की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अकबर ने कहा कि मूलचंद रंग रंगलियां मनाकर मध्य रात्रि के बाद लौटते समय अपराध नियंत्रण शाखा द्वारा पकड़ा गया। यही ना फिर थोड़ी चुप्पी के बाद कहा, बीरबल, जहाँ हुआ है वहाँ आग भी कहीं ना कहीं होगी। जो कुछ भी तुमने सुना है उसमें अधिकांश बातें सच्ची है। फिर थोड़ी देर अकबर चुप रहे। बीरबल ने उन्हें चुप देखकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अकबर ने हाथ का इशारा कर उसे चुप रहने का संकेत किया और बोले, बीरबल, मैंने विश्वसनीय और विशेषज्ञ अधिकारियों से इस घटना की तफ्तीश कराई है। मेरी समझ में मूलचंद निर्दोष है और सांसारिक प्रपंचों को नहीं समझता है। साहूकार की मित्रता को वह सच्ची मित्रता समझकर उसकी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करता है। मुझे लगता है कि यदि साहूकार इसी तरह मूलचंद का मित्र बना रहा तो किसी दिन साहूकार अपनी मित्रता की आड़ में उससे कोई ऐसा काम भी करा लेगा जिससे उसकी निष्ठा और ईमानदारी कलंकित हो जाए। कल रात जो भी कुछ हुआ उस पर विचार करना समय नष्ट करना है। सूचना यह है कि साहूकार और मूलचंद की मित्रता में दरार कैसे पैदा की जा सकती है। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। उसे भरोसा हो गया कि अकबर ने पूरी संजीदगी से यह बात कही है। अकबर की मुख मुद्रा से लग रहा था कि वे बीरबल से इस संदर्भ में कोई टिप्पणी या आश्वासन चाहते हैं। बीरबल ने यह भापते हुए कहा, जहांपना, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। अगले सप्ताह आप मूलचंद और साहूकार के बारे में सुन लेंगे कि दोनों 2 ध्रुवों पर है। दोनों के साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अकबर ने बीरबल की आत्मविश्वास भरी बातों को सुनकर करते हुए कहा, बीरबल, यह ध्यान रखना कि हमारा फर्ज होगा कि मूलचंद शाही दरबार का एक महत्वपूर्ण दरबारी है। बीरबल ने अदब से झुकते हुए कहा, ऐसा ही होगा जहांपना। दूसरे दिन बीरबल ने साहूकार को पैगाम भेजा कि कुछ आवश्यक बातें करने के लिए वह उससे मिलना चाहता है, इसलिए शाही दरबार में उसके कक्ष में आकर उससे मिले। साहूकार यह पैगाम सुनकर घबरा सा गया। कुछ भी हो, बीरबल था तो बादशाह का खास दीवान। पैगाम मिलते ही वह भागा भागा मूलचंद के पास पहुंचा। उसने सोचा कि शायद मूलचंद को इस बात का अंदाज हो कि बीरबल ने उसे क्यों बुलाया है, क्योंकि वह भी शाही दरबार का दरबारी है। मगर मूलचंद को बीरबल के इस बुलावे का कोई कारण मालूम नहीं था। उसने साहूकार को दिलासा दिया कि यदि बीरबल ने बुलाया है तब सचमुच उन्हें किसी जरूरी बात की जानकारी करनी होगी, वरना अकबर के खास दीवान होने के कारण उन्हें सामान्य दरबारी दिनचर्या से कुछ लेना देना नहीं रहता है। शाही दरबार में बने बीरबल के कक्ष में जाने के लिए जब साहूकार दरबार में आया, तब मूलचंद उसके साथ था। दोनों की दोस्ती के बारे में सभी जानते थे, इसलिए दरबारियों ने समझा कि मूलचंद ही साहूकार को दरबार का कामकाज दिखाने के लिए लाया है। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जब बीरबल की नज़र साहूकार पर पड़ी, तब वह अपने स्थान से उठकर साहूकार के पास आया और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। बीरबल को ऐसा करते देखकर सारे दरबारी चौंक गए। मूलचंद को भी आशा नहीं थी कि दीवान जी इस साहूकार का इस तरह स्वागत करेंगे। सबको असमंजस में डालते हुए बीरबल ने साहूकार का हाथ बहुत प्रेम से थामा और उसे लेकर अपने कक्ष में चला गया। अपने कक्ष में साहूकार को बिठाकर
बीरबल कक्ष से बाहर आया और अर्दली से कुछ कहा। दरबारियों ने देखा कि अर्दली थोड़ी देर के बाद तरह तरह के पकवान और शरबत लिए आया और बीरबल के कक्ष में चला गया। फिर भी साहूकार उसकी अवहेलना को नज़रअंदाज करते हुए उसके पास बैठा। इसके बाद दरबारियों ने देखा कि बीरबल के कक्ष में तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और फल शाही नौकर पहुंचा रहे हैं। 2-3 घंटे तक बीरबल उस साहूकार को यह खाकर देखो, यह भी चखो, अच्छा थोड़ा सा यह खा लो आदि कहकर तरह तरह की चीजें हिलाता रहा। जब साहूकार कुछ भी खाने की स्थिति में नहीं रहा तब उसने बीरबल के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर बीरबल ने उससे पूछा, पूरी और रोटी में से तुम खाने में क्या चुनोगे? साहूकार ने बीरबल से कहा, रोटी। पूरी तो रोज रोज खा ही नहीं सकूंगा। बिल्कुल ठीक, मेरे साथ भी ऐसा ही है, बीरबल ने कहा और अचानक बोला, अरे मुझे तो समय का अंदाज ही नहीं रहा। अब तुम जाओ, कल जरूर आ जाना, बाकी बातें अब कल ही हो पाएंगी। बीरबल के संकेत पर साहूकार उठा और बीरबल उसे मूलचंद के आसन के पास तक छोड़ गया। जाते जाते उसने साहूकार से कल की तरह ही कहा, ध्यान रहे दीवारों के भी कान होते हैं। मूलचंद ने फिर पूछा, दीवान जी ने क्या कहा? तो कल की तरह ही साहूकार ने सहज भाव में उत्तर दिया। आज उन्होंने पूछा था कि रोटी और पूरी में से मेरी पसंद क्या है। मूलचंद ने अविश्वास भरी दृष्टि साहूकार पर डाली। चलो बाहर बात करते हैं। मूलचंद दरबार से अपने साहूकार मित्र के साथ बाहर निकला और दरबार के बाहर पहुंचकर उसने उससे पूछा, आखिर 2 दिनों से दीवान साहब घंटों तुमसे क्या बातें करते रहते हैं? अरे यार कुछ भी नहीं, वे मुझे खिलाते पिलाते रहते हैं, कुछ कहते ही नहीं। जो कुछ भी उन्होंने 2 दिनों में कहा वह वही 2 जुमला था जो मैंने तुम्हें बताया है, साहूकार ने मूलचंद से कहा। मूलचंद की आंखों में अपने प्रति अविश्वास का भाव देखकर साहूकार ने पुनः कहा, मैं सच कह रहा हूँ मेरे दोस्त, तुम्हारी कसम सच, मुझसे अब तक दीवान जी ने कोई बात नहीं कही है। बात करने के लिए कल फिर बुलाया है। इस तरह 7 दिन बीतते बीतते मूलचंद और साहूकार के बीच अविश्वास की ऐसी गहरी खाई तैयार हो गई जिससे बांटना मुश्किल था। 7वें दिन बीरबल ने अकबर को सूचना दी, जहांपना, मूलचंद और साहूकार अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। अकबर ने बीरबल से पूछ ही लिया, बताओ बीरबल, तुमने यह गोल कैसे खिलाया? बीरबल ने उन्हें साहूकार को दरबारियों के सामने अपने कक्ष में बुलाया और खिला पिलाकर बिना कुछ कहे वापस कर देने की पूरी दास्तान बताते हुए कहा, जहांपना, मित्रता परस्पर विश्वास पर टिकी होती है। यदि कभी भी इस पारस्परिक विश्वास के बीच अविश्वास पैदा हो जाए या कर दिया जाए तब मित्रता टिकी नहीं रह सकती। मैंने इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर इस काम को अंजाम दिया। बीरबल की पीठ थपथपाते हुए अकबर ने कहा, सार्वजनिक हित के लिए कभी कभी इस तरह के कदम भी उठाने पड़ते हैं। तुमने जो किया वह अच्छा ही किया, मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट हूँ।